स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की जो वीडियो है वो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जिनके पास फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है। तो देखो आज हम क्या करने वाले हैं, आपके जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि टर्म टू एग्जाम में आपके 5 चैप्टर आ रहे हैं। कौन कौन से? चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 9, चैप्टर 10। तो इन्हीं सभी 5 चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो हम एक ही वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, और ये मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में भी, तो दोनों ही मीडियम के छात्र वीडियो को पूरा देखिए। अब देखो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में प्रश्न आते हैं, 3 मार्क्स में भी आते हैं, 4 मार्क्स में भी आते हैं, तो सभी आपको कंप्लीटली मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 से। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं, दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा वाक्य। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन की। तो एक बड़ा क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स से पूछा जा सकता है कि रूपांतरित शारीरिक शिक्षा जो है इसको बढ़ावा देने वाले संगठनों का वर्णन कीजिए, या फिर 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, इन सभी को अलग अलग से भी पूछा जा सकता है। कौन कौन से? स्पेशल ओलंपिक इंडिया, यहाँ पे भारत होना चाहिए। ठीक है, स्पेशल ओलंपिक भारत पर टिप्पणी लिखिए, डेफलिम्पिक्स और पैरालंपिक्स। तो सबसे पहले बात करेंगे स्पेशल ओलंपिक भारत की। इसकी शुरुआत हुई थी, पहले इंडिया नाम था 1987 में, 2001 में इसका नाम बदल के विशेष ओलंपिक भारत रख दिया गया था। इसके उद्देश्य थे समग्र विकास और प्रशिक्षण करना, रोल मॉडल बनाना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, ओलंपिक आंदोलन, मूल्य, मानक, समारोह और घटनाओं को प्रदर्शित करना। फिर आता है ओलंपिक भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, डेफलिम्पिक्स की बात करते हैं तो इनकी शुरुआत हुई थी 1924 में पेरिस में। इनके उद्देश्य की अगर हम बात कर लें तो खेलों के माध्यम से समानता को सुनिश्चित करना है। ठीक है, सफलतापूर्वक आयोजन, निगरानी करना है, खेल के अवसर और प्रतियोगिताओं को विकास करना है, शैक्षिक, सांस्कृतिक अनुसंधान और वैज्ञानिक गतिविधि जो है प्रोत्साहित करना है। तो 3 से 4 याद रखिएगा। पैरालंपिक्स क्या है? तो ये खेल शारीरिक रूप से जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए आयोजित किए जाते हैं, और सर्वप्रथम क्या बोलते हैं 1960 कहां पर? रोम में, जिसका मुख्यालय कहां पे है? वो जर्मनी। अब इसके उद्देश्य क्या है? तो खेल के अवसरों और जो प्रतियोगिताएं हैं उनको बढ़ावा देते हैं। सभी स्तरों पर सभी खेल संरचना में गंभीरता दिव्यांग वाले जो एथलीट हैं उनके लिए उचित अवसर प्रदान करते हैं। प्रत्येक पैरालंपिक्स जो खेल संघ है वो आत्मसम्मान को राष्ट्रीय खेल आंदोलन के रूप में बढ़ावा देते हैं और निष्पक्ष खेल की जो भावना है उसे बढ़ावा देते हैं। इंग्लिश में आ जाएगा डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग ट्रांसफॉर्मेशनल फिजिकल एजुकेशन, स्पेशल ओलंपिक इंडिया, डेफलिम्पिक्स एंड पैरालंपिक्स। तो सबसे पहले स्पेशल ओलंपिक्स जो इंडिया है इसके बारे में लिखेंगे, फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो लिख देंगे, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। डेफलिम्पिक्स लिख देंगे, उसके बाद इसके पर्पस क्या है वो लिख देंगे। देन पैरालंपिक्स जो है ये क्या है और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है। आ जाता है दूसरा क्वेश्चन कि जो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा है उसको अगर हमें प्रभावी बनाना है तो हमें किन सिद्धांतों का उपयोग करना होगा। तो सबसे पहला सिद्धांत है चिकित्सा का परीक्षण करना। दूसरा है कार्यक्रम जो है वो हमेशा इस आधार पर बनाने चाहिए जो विद्यार्थी के अनुसार हो, और जो उपकरण है वो हमें ऐसे लाने चाहिए जो बच्चों के लिए अच्छे हों। विशेष पर्यावरण हमें बच्चों को प्रदान करना चाहिए, और जो भी नियम बनाए जाएं वो विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाने चाहिए। तो इन नियमों का पालन करके हम जो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा से प्रभावी बना सकते हैं। इंग्लिश में पूछेगा व्हाट प्रिंसिपल्स एंड रूल्स आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड टू मेक द मॉडिफाइड फिजिकल एजुकेशन इफेक्ट। तो सबसे पहले क्या है? मेडिकल एग्जामिनेशन है। प्रोग्राम शुड बी अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ये लिखेंगे। देन equipment should be as per the requirement, special environment should be provided, the rules should be amended according to the needs of the students। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, विशेष शिक्षण जो शिक्षक है इसके योगदान की प्रकाश डालें। तो इसका क्या योगदान होता है एक विशेष शिक्षक का, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर इन एजुकेशन, तो आप यहाँ पे इजीली इन पॉइंट्स को क्लियरिफाई करेंगे। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, एकीकृत और समग्र शिक्षा, इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो देखो एकीकृत और समग्र शिक्षा जो है उसके सिद्धांत कुछ इस तरह से आप इनका वर्णन करेंगे। उसके बाद आ जाता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक फिजिकल एजुकेशन। तो कौन कौन से उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन से उसके प्रिंसिपल्स हैं वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए हमें किन्हीं 2 पेशेवर, ठीक है, तो सबसे पहला पेशेवर हमने लिया शारीरिक शिक्षा शिक्षक। तो इसमें एक आप एक्ट लिखेंगे 2016 का, और उसके बाद बाल संबंधी खेल ये आयोजन किए जाते हैं इसके बारे में। दूसरा आता है परामर्शदाता यानी कि कंसल्टेंट। तो परामर्शदाता का क्या योगदान होता है ये आप लिख देंगे इजीली। आगे आ जाता है
व्यावसायिक चिकित्सक, इसका क्या योगदान होता है? तो ये बच्चों को स्वयं की देखरेख के योग्य बनाता है, उनको खेलने में सहायता करता है, उनकी जो विद्यालय की क्रियाएं हैं होती हैं उसको करने में सहायता करता है, साथ ही साथ बच्चों के रहन सहन के जो वातावरण होता है उसमें बदलाव करता है और उनके लिए विशेष पट्टियां भी बनाता है। फिर आ जाता है नीचे वाक चिकित्सक। वाक यानी कि अभिव्यक्ति से संबंधित है, बोलने से संबंधित है। तो ये कहता है बच्चों की जो भाषण की अभिव्यक्ति है उसे सुधारता है, एक प्रभावित भाषा कौशल प्रदान करता है, एक ऐसा कौशल प्रदान करता है जो सुनने के लिए उनके लिए अच्छा हो, उनकी जो वाक्पटुता होती है उसे अच्छा करता है, कभी कभी आवाज में गूंज वगैरह आ जाती है तो उसे भी सही करता है। कौन? वाक चिकित्सक। उसके बाद देखिए फिजिकल एजुकेशन टीचर इन इंग्लिश। तो सबसे पहले तो एक्ट 2016 वाला, बाल गेम्स यानी कि जो चिल्ड्रंस गेम्स होते हैं, कंसल्टेंट जो कंसल्टेंट होता है उसका क्या योगदान है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करता है? सेल्फ केयर बनाता है, हेल्प करता है, प्लेइंग गेम्स में हेल्प करता है, स्कूल एक्टिविटीज में चेंज करता है, लिविंग एनवायरनमेंट एंड मेक स्पेशल बैंडेजेस। उसके बाद सबसे आखिरी है स्पीच थेरेपिस्ट। तो ये क्या कहता है? एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच, अफेक्टेड लैंग्वेज स्किल्स, इंप्रूविंग लिसनिंग स्किल्स, स्पीच इंपेयरमेंट एंड वॉइस एंड पिच। उसके बाद आ जाता है आखिरी क्वेश्चन, जो पैरालंपिक खेल है इसके प्रारंभ के बारे में बताइए। तो पैरालंपिक्स खेल जो थे इनका उद्भव जो है यानी कि इनका विकास जो किस तरह से हुआ ये आपको बताना है, सिंपल सा। उसके बाद राइट ब्रीफली अबाउट द ओरिजिन ऑफ पैरालंपिक्स गेम। तो आपको ब्रीफली लिखना है किसके बारे में? पैरालंपिक गेम्स के उद्भव के बारे में। तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर जो 4 है वो यहाँ पे कंप्लीटली खत्म हो जाता है। तो दिव्यांगों के लिए सारी शिक्षा व खेल, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। एंड आई होप आपको ये समझ में भी आगे होंगे। आगे बढ़ जाते हैं चैप्टर नंबर 5। तो देखो चैप्टर नंबर 5 क्या है? योगा। चैप्टर नंबर 5 है हमारा योगा। अब योगा से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें प्रश्न है कि आसन किसे कहते हैं, प्राणायाम किसे कहते हैं। तो आसन है योग की विभिन्न मुद्राएं, प्राणायाम क्या है? प्राणायाम है श्वसन पर नियंत्रण रखना। अब इसी को इंग्लिश में पूछेगा तो आसन क्या है और प्राणायाम क्या है। सेकंड क्वेश्चन है आसन का वर्गीकरण कीजिए। तो आसन 3 प्रकार के होते हैं, ध्यानात्मक आसन, विश्रात्मक आसन और संवर्धनात्मक आसन। कपालभाति प्राणायाम क्या है? तो कपालभाति प्राणायाम एक योगिक क्रिया है जो मस्तिष्क के अग्रभाग के शुद्धिकरण के लिए तकनीकी माध्यम से कार्य करता है। इंग्लिश में पूछेगा क्लासिफाई आसन, तो मेडिटेशन, रिलैक्सेशन एंड प्रमोशनल। कपालभाति प्राणायाम क्या है? तो इसे इजीली आप यहाँ से एक्सप्लेन कर देंगे। आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, योग के महत्व को समझाइए। तो योग के बहुत सारे महत्व होते हैं। ये हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाता है, हमारे शरीर के हृदय फेफड़े की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। नियमित अभ्यास से हमारा शरीर रोग मुक्त हो सकता है, शरीर में शक्ति बढ़ती है, थकान दूर होती है, ध्यान करने की शक्ति बढ़ती है, साथ जो हमारे शरीर का ढांचा सुधार होता है वो भी देखने को मिलता है। तो ये हो गया एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। तो इंपॉर्टेंस क्या है योगा की, ये आप यहाँ पे लिख देंगे इजीली। उसके बाद आ जाता है योग के तत्वों की सूची बनाइए। तो योग के 8 तत्व होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसके बाद वर्णन करें। तो वर्णन देखिए हमने 4 का कर रखा है, यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है और प्राणायाम क्या है। अब इसे इंग्लिश में देखें तो लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ योगा। तो लिस्ट है यामा, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यामा, रूल्स, आसन और प्राणायाम, इसको हमने क्या कर दिया है, डिस्क्रिप्शन के साथ में लिखा हुआ। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, ताड़ासन योग करने की विधि तथा लाभ। तो ताड़ासन जब आप योगा करते हैं तो आपको इस तरीके की जो विधि है वो पर्टिकुलर अपनानी चाहिए। लाभ क्या होते हैं इसके? तो ताड़ासन योग करने के ये कुछ लाभ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है इंग्लिश में कि एक्सप्लेन द मेथड। तो मेथड ये है हमारा, फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ डूइंग ताड़ासन योगा एंड फॉलोइंग इज द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग ताड़ासन योगा। सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद है नौकासन योग की विधि तथा लाभ। तो नौकासन जो है ये योग किस तरह से किया जाता है यानी कि इसकी विधि क्या है। बात करें इसके लाभ की तो नौकासन योग करने के जो लाभ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं इंग्लिश में फॉलोइंग इज द मेथड डूइंग नौकासन योगा। तो ये हो जाएगा आपका मेथड और उसके बाद जो है ये हो जाएंगे आपके यहाँ पे बेनिफिट, ठीक है, सिंपल सा। उसके बाद सबसे आखिरी प्रश्न है, नहीं अभी एक और होगा इसके बाद, सुखासन योग करने की विधि तथा लाभ। तो सुखासन योग किस तरीके से किया जाता है, उसके बाद यानी कि विधि क्या थी और उसके जो लाभ हैं वो क्या थे, सिंपल सा। आगे आ जाता है कि एक्सप्लेन द मेथड ऑफ बेनिफिट्स एंड डूइंग नौकासन सॉरी सुखासन। तो सुखासन की जो मेथड है, जो विधि है वो क्या है और इसके लाभ क्या है, ठीक है। तो लाभ ये है। तो इस तरह से हमारा ये वाला भी जो चैप्टर नंबर 5 था योगा, ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा योगा से संबंधित आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते थे उसके बारे में।
एंड आई होप कि अभी तक की जो वीडियो मैंने आपको समझाई है वो आपको कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में देखिए हमसे पूछे गए हैं, पहले तो इसका नाम जान लीजिए। इसका नाम है शारीरिक क्रिया तथा नेतृत्व प्रशिक्षण। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला तो यह है, नेतृत्व कहते किसे हैं और नेतृत्व के दो गुण कौन है, बुद्धिमत्ता और कर्म। दूसरा क्वेश्चन पहले इंग्लिश में ही है कि लीडरशिप किसे कहते हैं और इसकी क्वालिटीज क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन है पैराग्लाइडिंग किसे कहते हैं और इसके लिए सुरक्षा के उपाय। तो पैराग्लाइडिंग हम कहते कैसे हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद इसके लिए सुरक्षा के उपाय हैं कि जब वो पैराग्लाइडिंग करने के लिए जाते हैं तो हमें किन किन सुरक्षा के उपायों का ध्यान रखना चाहिए, वो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर सेकंड इंग्लिश में, व्हाट इज पैराग्लाइडिंग एंड राइट द सिक्योरिटी मेजर्स फॉर इट। तो सबसे पहले पैराग्लाइडिंग होती क्या, उसकी डेफिनेशन। देन उसके अपर में सॉरी नीचे में है मेश्योर मतलब प्रिवेंट जो है ऑफ पैराग्लाइडिंग, तो वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। समझ गए, आगे आ जाइए। साहसिक खेलों के उद्देश्य लिखे। तो साहसिक खेलों के तीन उद्देश्य होते हैं बेसिकली। एक तो होता है एथलीट को प्रकृति के साथ जोड़ना, साथ ही साथ एथलीट के अंदर जो अतिरिक्त ऊर्जा है उसका उचित उपयोग कर सके जिससे वो अपना सर्वांगीण विकास कर सके। साथ ही साथ एथलीट के अंदर एक एकाग्रता विकसित हो जाती है जिससे कि उसकी एकाग्रता की शक्ति भी बढ़ती है। इंग्लिश में पूछेगा राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवेंचर गेम। तो सबसे पहले है कनेक्टिंग विद नेचर, प्रॉपर यूज ऑफ एक्सेस एनर्जी एंड डेवलपिंग कंसंट्रेशन। आगे आ जाता है चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रैकिंग के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो देखिए ट्रैकिंग चार प्रकार की होती है, एक होती है आसान ट्रैकिंग, एक होती है मध्यम ट्रैकिंग, एक होती है कर्मठ या फिर विकट ट्रैकिंग और एक होती है सबसे कठिन ट्रैकिंग। तो ये क्या है, ये है ट्रैकिंग के प्रकार, आसान, मध्यम, विकट यानी कि कर्मठ और एक है कठिन। फिर आ जाती है कि ट्रैकिंग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो जब आप ट्रैकिंग करने के लिए जाएं तो हमें इन निम्नलिखित सावधानियां जो है इनका हमें ध्यान रखना चाहिए, सिंपल से। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। नीचे जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैकिंग। तो कौन कौन से टाइप्स हैं, इजी ट्रैकिंग है, मॉडरेट ट्रैकिंग है, हार्ड वर्क एंड हार्ड ट्रैकिंग है एंड डिफरेंट ट्रैकिंग है। उसके बाद जो प्रोसेशन हमें लेने चाहिए यानी कि जो प्रोफेशंस हैं, ठीक है, यानी कि जो कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स कह लीजिए या फिर जो कदम है, जो सावधानी है जो कि हमें याद रखनी चाहिए वो कौन कौन सी है। तो यह यहाँ पे सभी के सभी सावधानी आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। समझ गए। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, रॉक क्लाइंबिंग तथा कैंपिंग। तो रॉक क्लाइंबिंग क्या होती है, उसके बाद कैंपिंग किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश में है कि रॉक क्लाइंबिंग किसे कहते हैं, देन जो कैंपिंग है ये क्या होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि जब आप साहसिक क्रियाकलाप करने के लिए जाते हैं तो उस दौरान आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो जब भी हम साहसिक क्रियाकलाप करने के लिए जाते हैं तो हमें ये निम्नलिखित जो कार्य है वो हमेशा करने चाहिए, और जब भी हम साहसिक क्रियाकलाप पे जाते हैं तो हमें ये जो निम्नलिखित कार्य हैं ये हमें नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो करने वाले कार्य कौन से हैं, ये वाले हैं, ना करने वाले ये वाले हैं। तो इंग्लिश में आएगा कि लिस्ट द डज एंड डज नॉट ड्यूरिंग एडवेंचर एक्टिविटीज। तो सबसे पहले फॉलोइंग आर द टास्क टू बी डन ड्यूरिंग एडवेंचर एक्टिविटीज। तो हमें जब अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज कर रहे हो तो हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए। अब करनी कौन सी नहीं चाहिए, तो फॉलोइंग आर द थिंग्स नॉट टू डू ड्यूरिंग द एडवेंचर एक्टिविटीज। तो ये वो है लिस्ट डाउन जो हमें एक्टिविटीज के दौरान नहीं करनी। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ये कि क्या जो शारीरिक क्रियाकलाप हैं वो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, यदि हाँ तो कैसे। बिल्कुल बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये हमारे हृदय का जो स्वास्थ्य होता है उसमें सुधार लाते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में मानसिक सुधार लाते हैं, हमारे शरीर का जो भार नियंत्रित होता है उसे भी नियंत्रित करते हैं। इंग्लिश में पूछेगा कैन फिजिकल एक्टिविटी इनहेंस क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, इफ यस देन हाउ। तो सबसे पहले इंप्रूव हार्ट हेल्थ यानी कि हमारे जो दिल का स्वास्थ्य उसे अच्छा करता है, इनहेंस मेंटल हेल्थ एंड लोड दी कंट्रोल। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपका ये चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो कि आपको पता होने चाहिए। एंड आई होप आपको ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो इजीली अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला है अब हमारा चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 का नाम है मनोविज्ञान एवं खेल यानी कि फिजिकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, सिंपल सा। तो सबसे पहले देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट। पहला प्रश्न है
मनोविज्ञान से संबंधित अवधारणाओं को लिखिए। तो कौन कौन सी अवधारणाएं हैं? प्लेटो है, ए वाटसन है, क्रो के अनुसार मनोविज्ञान होता है क्या? ये व्यवहार के विज्ञान के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है इसी तरीके से। ठीक है, तो ये हिंदी में हो गया। इंग्लिश में है राइट द रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकोलॉजी अकॉर्डिंग टू प्लूटो, वाटसन एंड क्रो। सेकंड क्वेश्चन है खेल मनोविज्ञान के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो खेल मनोविज्ञान का महत्व है कि सबसे पहले तो ये जो एथलीट होता है उसके प्रदर्शन में सुधार लाता है, साथ ही साथ व्यक्ति को जो एथलीट है उसे प्रेरणा और प्रतिक्रिया भी सिखाता है, और अच्छे खिलाड़ी जो होते हैं उसके चुनाव में किस प्रकार से सहायक होता है ये भी हमें बताता है। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स फिजिकोलॉजी। ठीक है, तो क्या क्या लिख देंगे? सबसे पहले लिखेंगे आप इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। ठीक है, उसके बाद मोटिवेशन एंड फीडबैक। ठीक है, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, मोटिवेशन एंड फीडबैक एंड हेल्पफुल इन सिलेक्टिंग गुड प्लेयर्स। थर्ड क्वेश्चन है वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले वृद्धि की विशेषताएं क्या है, उसके बाद जो विकास है, ठीक है, ये जो विकास है इसकी क्या विशेषताएं ये लिख देंगे आप। ठीक है, समझ गए। इंग्लिश में आएगा कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले ग्रोथ एंड उसके बाद यहाँ पे ग्रोथ नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। तो डेवलपमेंट, समझ गए, वृद्धि और विकास में अंतर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 4। इसमें है किशोरों की समस्याओं का वर्णन करते हुए उनके प्रबंधन के बारे में चर्चा कीजिए। तो देखो सबसे पहले तो किशोरों के सामने जो समस्याएं आती है, कैरियर चयन की समस्या होती है, उनमें शारीरिक समस्याएं आती हैं, आक्रामक व्यवहार की समस्या आ जाती है, साथ ही साथ उनमें सामंजस्य और स्थिरता में कमी आती है, वे महत्व की अनुभूति करते हैं। ये सारी शारीरिक समस्याएं जो वो बच्चों को झेलनी पड़ती है। अब देखो इनसे निदान कैसे पाया जा सकता है, इनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले माता पिता को उनके साथ सहानुभूति और स्वतंत्रतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, साथ ही साथ घर एवं विद्यालय का एक स्वस्थ वातावरण बनाना चाहिए, एवं बच्चों को नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए, मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए उनके साथ, और उन्हें थोड़ी बहुत स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सी समस्याएं हैं और किस किस तरह से निदान पाया जा सकता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इंग्लिश में पूछेगा डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस एंड डिस्कस अबाउट देयर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स, तो कैरियर सिलेक्शन प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर, लॉस ऑफ क्वेश्चन एंड स्टेबिलिटी एंड सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस। अब इनको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो एम्पैथेटिक एंड इंडिपेंडेंट बिहेवियर के साथ में हेल्थ एंड environment of home and school, moral and religious education, friendly behavior and adequate freedom। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 9 जो है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो चैप्टर नंबर 9 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे आई होप आपको सभी अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अभी तक के 4 जो चैप्टर से इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा दिए गए, एंड आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का नाम है बच्चों खेल कूद में प्रशिक्षण और डोपिंग। तो देखो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं हिंदी प्लस, कहाँ गया पेन, एक सेकेंड, हाँ, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है कि खेल प्रशिक्षण से क्या अभिप्राय है और खेल प्रशिक्षण के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले खेल प्रशिक्षण है क्या, तो ये अवधारणा है मैथ्यू और मार्टिन के अनुसार। फिर देखिए अब इसके सिद्धांत, तो तकरीबन इसके 8 से 10 सिद्धांत है, जिसमें से 6 जो है वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। एक है अतिभार का सिद्धांत, प्रगति क्रम का सिद्धांत और विविधता का सिद्धांत। उसके बाद है निरंतरता का नियम, व्यक्तिगत भेदभाव का सिद्धांत और विशिष्टता का सिद्धांत। तो ये 6 सिद्धांत जो है वो आप लिख देंगे तो आपको 4 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मीन बाय स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड स्टेट द प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। तो सबसे पहले इसकी जो मीनिंग है वो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मैथ्यू एंड अकॉर्डिंग टू मार्टिन। उसके बाद आएगा द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। तो कौन कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, प्रोग्रेशन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक। ये लिख देंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया आप सभी क्वेश्चन में फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है कि डोपिंग की अवधारणा लिखिए। देखिए यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले डोपिंग की अवधारणा लिखनी है, तो डोपिंग की अवधारणा देख सकते हैं यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, डोपिंग के वर्गीकरण को समझाइए। अब हम इसके वर्गीकरण को भी देखेंगे। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि खेलों में वर्जित या फिर निषिद्ध पदार्थ जो है उनके दुष्प्रभावों को लिखिए और खेल कूद में प्रतिबंधित जो विधियां हैं उसे लिखिए।
तो बेसिकली डोपिंग के वर्गीकरण में आप अवधारणा लिखेंगे, विधियां लिखेंगे और पदार्थ लिखेंगे और उनके दुष्प्रभाव लिखेंगे। तो अवधारणा हमने लिख दी है। अब प्रतिबंधित विधियां देख लेते हैं। तो सबसे पहली विधि होती है ब्लड डोपिंग। अब ब्लड डोपिंग में दो अंतर्गत इसकी विधियां आती है, एक आती है ऑटोलोग्स, एक आती है होमोलोग्स। ठीक, उसके बाद आता है जीन डोपिंग। अब जीन डोपिंग क्या है, उसके बाद रासायनिक व भौतिक जोड़ तोड़ फिर आती, मतलब ये तीन विधियां हैं जो खेलकूद में प्रतिबंधित हैं। अब देखिए इन कुछ निषिद्ध पदार्थ और उनके दुष्प्रभाव। तो सबसे पहले पदार्थ है उत्तेजक, और तीसरा है एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, और मतलब दूसरा था एनाबॉलिक स्टीरॉइड, तीसरा है कैनबिनॉइड्स। ठीक है, ये थोड़ा सा नाम वैसा है। उसके बाद है बीटा ब्लॉक्स, नशीली दवाएं एवं नार्कोटिक्स एंड ड्यूरेटिक्स। कंप्लीट। आ जाता है आगे, राइट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डोपिंग एंड एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग, define prohibited or prohibited substance and their side effects in sports, mention the prohibited laws in the field of sport training। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग ये क्या है, उसके बाद आ जाते हैं कि जो एक सेकेंड, हाँ, जो लॉ है प्रोहिबिटेड वो कौन कौन से हैं। तो ब्लड डोपिंग है, इसी में ऑटोलॉग्स होमोलॉग्स आता है। जीन डोपिंग है, केमिकल एंड फिजिकल मैनिपुलेशन है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे नीचे की साइड है हाँ, सब्सटेंस एंड देयर साइड इफेक्ट। तो सबसे पहले है स्टिमुलेंट, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, कनोवाइन्स, बीटा ब्लॉक्स, ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स एंड ड्यूरेटिक्स। तो इस तरीके से हमारा आज का ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 सॉरी 6, 9 एंड 10 ये आपके यहाँ पे कंप्लीटली कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो चैप्टर वाइज आपके 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके बन सकते थे वो हमने अभी अभी यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 9, चैप्टर 10 सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको अपने यूट्यूब के चैनल पे थोड़ा सा लेके चलता हूँ और आपको वहाँ पे थोड़ी बेसिक सी नॉलेज दे देता हूँ जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको चैनल पे आ जाना है, और मतलब YouTube पे सर्च करेंगे तो चैनल पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको सबसे पहला काम करना है कि इस सब्सक्राइब वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, और इस पे क्लिक करने के बाद एक दूसरा ऑप्शन आएगा यहाँ पे बेल नोटिफिकेशन का, इसको आप क्लिक करें, और जो ऑल बेल का नोटिफिकेशन होता है कौन सा, ये वाला जो है, ठीक है, ऑल बेल का नोटिफिकेशन ये वाला, इस पे क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहेंगी। ठीक है, एक बार दोबारा क्लिक करते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, एक प्रॉब्लम है पता है मुझे। तो देखो यहाँ पे ये कर दिया हमने। अब देखो आपको क्या करना है, एक सेक्शन मिलेगा आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट का, तो आपको इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो देखिए एक तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, जो कि आपको टॉप पे मिल जाएगी चैनल पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपके सैंपल पेपर्स टर्म 2 के लिए। दूसरी फिजिकल एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो फिजिकल एजुकेशन के लिए हमारी जो एक इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है वो कौन सी है, चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसके। देखिए इसमें क्या है, मैंने आपको सभी एक में बताए हैं, और इस प्लेलिस्ट में आपको सभी के सभी बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग टाइप में बता रखे हैं मैंने। ठीक है, तो उन सभी चीजों को आप जरूर देखिएगा। अब देखिए आगे सैंपल पेपर्स जो है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सैंपल पेपर में जाने से पहले ये जो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिए। इसमें देख सकते हैं चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 है, चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर 10। सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, आधे घंटे में, 20 मिनट में, 24, 15 मिनट, इस तरीके से मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। ओके, देन यहाँ पे देख सकते हैं जो एपिसोड्स वाले आपके वीडियो आए हैं, ठीक है, एपिसोड 1 है, एपिसोड 2 है, एपिसोड 3 है, एपिसोड 4 है, इस तरीके से जितने भी एपिसोड हैं आपके वो यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए गए। ठीक है, तो उन एपिसोड्स को जरूर देखिएगा। सैंपल पेपर की बात कर रहे थे हम, तो सैंपल पेपर में आप यहाँ पे देखिएगा इस प्लेलिस्ट को अभी तक तकरीबन 5,500 बच्चों ने देख भी चुके हैं, और कई वीडियोस तो ऐसे जिसपे लाखों व्यूज आ चुके हैं, तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। हम आपकी फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो फिजिकल एजुकेशन की देखिए यहाँ पे सैंपल पेपर की हम बात करें तो कितने अभी तक अपलोड किए जा चुके हैं। हाँ देखिए 4 सैंपल पेपर आपके अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है, सैंपल पेपर नंबर है आपका 1, सैंपल पेपर नंबर 2, सैंपल पेपर नंबर 3 एंड सैंपल पेपर नंबर 4। ठीक है, तो ये 4 सैंपल पेपर ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। मैं प्लेलिस्ट में एक लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा 5+
जो 5+ सैंपल विद सॉल्यूशन टर्म टू 2021-22 के लिए, तो उसे आप जरूर देखिएगा। ठीक है, अभी आप समझ गए होंगे मेरा आपको इस समझाने का मोटिव क्या था। तो इस तरीके से हमारी आज की जो वीडियो है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है, आशा करता हूँ बच्चों की आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट और भी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलने वाली हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।